can be classified as metal, नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। हमने देखा था कि इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम वस्तु को मेटल और नॉन मेटल में बांटते हैं ना। हाँ भैया। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन आवर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल के यूजेस को देखो। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ द वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट एज मेटल और नॉन मेटल। कौन सी कैटेगरी हम लगाते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेटल की, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज जिसके पास लस्टर हो, लस्टर का मतलब कि चमक हो, वो देखने में चमकती हो, ऐसी चीजों को हम मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, लेड है और जिंक है। ये सारे मेटल है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों में चमक होती है। ठीक है। हाँ भैया। दूसरा पॉइंट, पहले तो थी कि मेटल क्या होनी चाहिए, लस्टर होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो मेटल है वो हार्ड होती है। ठीक है, मेटल हार्ड होती है, स्ट्रोंग होती है। ठीक है। तीसरी चीज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू हीट। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यहां तक आ गई, लस्ट्रस, हार्ड, मैलिएबिलिटी। ओके, ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट, बात करते हैं हम डक्टिलिटी की। जो मेटल है दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू वायर्स। जो मेटल है उसको हम वायर्स में बांट सकते हैं, तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहलाता है डक्टिलिटी। ठीक है, तो अभी तक कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई दिव्या मैंने? भैया लस्ट्रस, मेलिएबल और डक्टिलिटी। हाँ, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टिलिटी और हार्डनेस। बढ़ते हैं आगे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि मेटल आसानी से पिघलती नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया। साथ साथ वो क्या कर रहा है, हर जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसके मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्सेप्शन भी बता रहा है। ठीक है, जनरली आप जानते हो कि भाई जो मेटल है वो हार्ड है, लेकिन मर्क्यूरी जो है वो मेटल हार्ड नहीं है। ठीक है, जनरली मेटल हीट की गुड कंडक्टर है, लेकिन लेड और मरकरी जो है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। कैसी कंडक्टर है? पुअर। चलिए, बाद में अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, डज वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। ठीक है, जो वायर है उनके अंदर मेटल होती है, और जो मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, ठीक है भैया।
पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविन क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविन क्लोराइड, ठीक है। हर वायर के ऊपर, जो बिजली के जो ये वायर है, इनके ऊपर हम पीवीसी की लेयर चढ़ा के रखते हैं। ऐसा क्यों? हर वायर के ऊपर हम एक पीवीसी की लेयर चढ़ा के रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम? बोलिए भैया पता नहीं। भाई, मेटल के ऊपर लेयर इसलिए चढ़ा के रखते हैं, अगर लेयर नहीं चढ़ेगी तो जैसे ही आप हाथ लगाओगे आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो वायर इज कोटेड विद द पीवीसी दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। पीवीसी की लेयर चढ़ने से हम इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से बच सकते हैं, बिजली के करंट से बच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने मेटल की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। वो कह रहा है क्या होता है जब आप किसी एक मेटल को टच करते हो, ठीक है। जब किसी एक हार्ड सरफेस को आप टच करते हो तो क्या होता है? तो जैसे ही हम किसी मेटल की सरफेस को टच करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? रिंगिंग साउंड, ठीक है। इस रिंगिंग साउंड को हम कहते हैं सोनोरस, ठीक है। इस रिंगिंग साउंड को हम कहते हैं सोनोरस। तो सारी की सारी जो मेटल होती है वो सोनोरस होती है, ठीक है। उनको टच करने पर उनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल की, ठीक है, तो मेटल की जस्ट उल्टी होती है नॉन मेटल। मेटल हार्ड थी, ये या तो सॉफ्ट होती है या गैस होती है, ठीक है। मेटल मैलिएबल थी, ये नॉन मैलिएबल है। मेटल डक्टाइल थी, ये नॉन डक्टाइल है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर थी, ये इंसुलेटर है। मेटल को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते, ठीक है। यस कि नो? अब जो ये मेटल है, इन मेटल के कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। पहला एक्सेप्शन देखो क्या है। मरकरी को छोड़कर बाकी सारी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। मरकरी को छोड़कर बाकी सारी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, ठीक है। और जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जनरली मेटल का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसी मेटल है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप इनको अपने हथेली पे रखोगे तो ये पिघल जाएगी। तीसरा है, हमने पढ़ा था कि मेटल लस्ट्रस होती है, मेटल में चमक होती है, लेकिन आयोडीन आपकी एक ऐसी मेटल है जिसमें चमक नहीं होती। मतलब वो आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी उसमें चमक है, ठीक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस, ठीक है। अगली बात करें अगर हम कार्बन की, तो कार्बन के ना एलोट्रोप पाए जाते हैं। एलोट्रोप किसे कहते हैं? जब कोई चीज, सेम चीज
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाई जाए उसे हम एलोट्रोप कहते हैं। अब कार्बन, कार्बन देखो कोयले में भी है, गोल्ड में भी है, ठीक है। कार्बन जो है वो कोयले में भी है, ग्रेफाइट में भी है और डायमंड में भी है। और तीनों चीज एक दूसरे से देखने से अलग लगती है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, सारी की सारी कार्बन है, ठीक है। तो अगला एक्सेप्शन हो गया क्या, आपका कार्बन, ठीक है। क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी इस पृथ्वी पर जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो डायमंड है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी ग्रेफाइट अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। बोलो भैया। दिव्या, बोलो। हाँ भैया। आगे एल्कली मेटल, अगर हम बात करें एल्कली मेटल की, तो एल्कली मेटल जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये मेटल इतनी सॉफ्ट है कि ये चाकू से आसानी से कट सकती है, ठीक है। और इनका लो डेंसिटी होती है और लो ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ ना उसने ना कुछ आपसे एग्जाम्पल मांगे हैं, ठीक है। उसने कुछ आपसे एग्जाम्पल मांगे हैं। वो ये कह रहा है ऐसी मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो। तो ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो वो है मर्क्यूरी। फिर वो कह रहा है ऐसी मेटल बताओ जो चाकू से कट सकती हो, ये है सोडियम और पोटेशियम। क्या है, सोडियम और पोटेशियम। फिर ऐसी मेटल बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर हो, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर, ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है, ठीक है। कह रहा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बताओ। तो ऐसी मेटल जो पुअर कंडक्टर है हीट की, उसमें आ जाता है लेड और मर्क्यूरी। क्या, लेड और मर्क्यूरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन वर्ड के मीनिंग बताओ, मैलिएबल और डक्टाइल, ठीक है। तो व्हेन मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मैनी सीड्स, जब हम किसी मेटल को बहुत सारी सीड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत सारी लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, वो कहलाती है मैलिएबिलिटी। और जब हम किसी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तारों में बदल देते हैं, वो कहलाती है डक्टिलिटी, ठीक है। ठीक है भैया। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो जो अभी तक की हमने ये बात देखी ना, ये हमने जो सामने से दिख जाए, जो बाहरी अपीयरेंस से पता चल जाए, द प्रॉपर्टीज दैट कैन क्लियरली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स आउटर सरफेस, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो सामने से दिख जाती है, बाहर से दिख जाती है, ठीक है, वो कहलाती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टी
जो बाहर से ना दिखे। द प्रॉपर्टीज दैट कैन नॉट बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई हम मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले मेटल के एग्जाम्पल देख लो। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम, ये सारे मेटल के एग्जाम्पल है। क्या है ये सारे? मेटल के एग्जाम्पल है। जब हम एक मेटल को जला देते हैं, ठीक है, तो जब हम एक मेटल को जला देते हैं, ठीक है, जब हम एक मेटल को जला देते हैं तो आप जानते हो कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, ठीक है, कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। इसलिए मेटल के जलने से क्या बनेगी? मेटल ऑक्साइड बनेगी। इतनी तो ये तो क्लियर है ना? मेटल के जलने से क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। यानी कि आयरन को जलाओगे आयरन ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम को जलाओगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। सीधी सी बात है। कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है। और जब भी हम किसी मेटल को जलाते हैं तो वो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है वो? ऑक्साइड। हाँ, जैसे उसने बताया यहाँ, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हमने जलाया तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। यस। अब बात एक यहाँ डाउट है, एक क्वेश्चन है, दिव्या बताओ, मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होती है? भैया बेसिक। यस, मेटल ऑक्साइड की नेचर होती है बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड की एसिडिक। अब देखो यहां उसने एक टर्म बोला है, एम्पोट्रिक ऑक्साइड। ऐसी ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी दिखाए एज वेल एज बेसिक नेचर भी दिखाए। ऐसी मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी दिखाती है, साथ ही साथ बेसिक नेचर भी दिखाती है, ऐसी ऑक्साइड को बोलते हैं हम एम्पोट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्लियर है ना? ऐसी ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी दिखाए और बेसिक नेचर भी दिखाए वो कहलाती है एम्पोट्रिक ऑक्साइड। क्या कहलाती है वो? जैसे उसने कुछ एग्जाम्पल दिए यहां पर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या दिखाएगी? एम्पोट्रिक ऑक्साइड दिखाएगी। आगे, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर insoluble water but some of them dissolve in water to form alkalis. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis. कुछ ऐसी मेटल है जो डिजोल्व हो जाती है, किसमें? पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो भाई ऐसी मेटल ऑक्साइड जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। और सोडियम और पोटेशियम कुछ एल्कलीज के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? एल्कलीज के एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे, we have observed in activity that all metal don't react with oxygen at the same rate. क्या सारी मेटल सेम रेट से जलती है क्या? बताएं आप, पहले आप लोग बताएं, क्या सारी मेटल सेम रेट से जलती है क्या? नहीं भैया, नहीं ना। कुछ मेटल ऐसी होती है
जो जल्दी आग पकड़ लेती है, और कुछ मेटल ऐसी होती है जो देर से आग पकड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें पोटेशियम और सोडियम, ऐसी मेटल है जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। इसी वजह से इनमें आग ना लग जाए, इन्हें हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किसमें रखते हैं? किसमें रखते हैं? केरोसिन ऑयल। ऐसे वो कह रहा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये मॉडरेट वाली आ गई। ठीक है, ये आ गई मॉडरेट वाली। सबसे पहले तो वो थी जिनमें बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, दूसरे वो वाली हो गई जो मॉडरेट है। तीसरी कौन सी है? कुछ ऐसी है जिनको हवा में आप रख दो और उनमें जंग ही नहीं लगेगा, उनमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। Iron does not burn out heating, but iron filling vigorously when stickle in flame of burner. Copper does not burn. तो इसमें जो कम रेट पर जलते हैं उसमें एक आ गया कॉपर और एक आ गया आयरन। ठीक है, कॉपर और आयरन। कुछ ऐसी मेटल है बच्चों जिन पे कुछ भी असर नहीं पड़ता। सिल्वर है और गोल्ड है, इन दो में जंग ही नहीं लगता है। तो भाई सबसे पहले तो हमने वो देख ली जो ऑक्सीजन से हाईली रिएक्ट करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। फिर हमने दूसरी देख ली जो मॉडरेट लेवल पर है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। और तीसरे नंबर पर हमने देख ली सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, जिनमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगता है। ठीक है, बात करें एनोडाइजिंग की। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की थिक लेयर के बनने को एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर एक्सपोज टू एयर। जैसे ही हम एल्यूमिनियम को बाहर रखते हैं, हवा में रखते हैं, वातावरण में रखते हैं, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनने का फायदा ये होता है कि ये उस मेटल में कोरोजन नहीं होने देता, उस मेटल में आगे जंग नहीं लगने देता। ठीक है, ठीक है भैया। बोलो। Yes, ठीक है। तो बेसिकली देखो बात क्या है, बेसिकली बात यह है कि एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है जल्दी सी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं, और इस एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाने को ही एनोडाइजिंग बोलते हैं। एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी फॉर्म अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन अनदर मेटल। जब हम दूसरी मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं, वो एनोडाइजिंग कहलाता है। ठीक है, ठीक है भैया। तो भाई क्या है एनोडाइजिंग? क्या है? ठीक है, डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन अनदर मेटल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर कोरोजन। फर्दर कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है, फर्दर कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है, हम
क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है। Yes, yes. और इससे क्या आ जाता है, एनोडाइजिंग से दो फायदे होते हैं, दिव्या एक तो जंग नहीं लगता और दूसरा मेटल में चमक आ जाती है, ठीक है। एक तो जंग नहीं लगता है और दूसरा मेटल में चमक आ जाती है, ठीक है। ठीक है भैया। चलिए आगे। अब ये तो हमने देखा मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऐसे जो मेटल है वो पानी के साथ भी रिएक्ट करती है, ठीक है। मेटल जो है वो पानी के साथ भी रिएक्ट करती है। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेटल है वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करती है और एक मेटल ऑक्साइड बना लेती है। और कौन सी गैस निकलती है, जब भी, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब भी कोई मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। वो कौन सी गैस रिलीज करेगी, हाइड्रोजन। अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड की, जब भी कोई मेटल, अब सेम कहानी यहां है, हमने वहां भी 3 रेंज में बांटा था। ऐसी मेटल जो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाती है, फिर ऐसी मेटल जो मॉडरेट लेवल पे रिएक्ट करती है, फिर ऐसी मेटल जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती। सेम यहां भी है, यहां भी 3 तरह के ही हैं मेटल। कुछ मेटल ऐसी है जो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, यानी वो हाईली रिएक्टिव होती है, जैसे पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, Yes. जैसे कि पोटेशियम और सोडियम। Yeah. कुछ ऐसी मेटल है जैसे कि कैल्शियम है, ठीक है, ये क्या नहीं करती है, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, मतलब ठंडे पानी के साथ नहीं जलेगी, गर्म पानी के साथ हो जाएगी। पहले वाली थी ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर देती है भाई, दूसरे वाली थी कि भाई ठंडे पानी के साथ नहीं करती लेकिन गर्म पानी के साथ कर लेती है, ठीक है। अब तीसरा मैग्नीशियम जो है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ये वो है जो ठंडे पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करता लेकिन गर्म के साथ कर देता है। और कुछ मेटल बिल्कुल ढीठ है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे आयरन है और जैसे जिंक है। ये कुछ ऐसी मेटल है, ना ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है ना ही ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में लो लेवल पर आते हैं। लेकिन जो स्टीम होती है ना, भाप वाली फॉर्म होती है, ठीक है, आप जानते हो जब कोई चीज भाप बनती है तो वो क्या हो जाती है, उसका लेवल अगला हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाती है। इसलिए क्या है, ठीक है, इसलिए क्या है, जो ऐसी मेटल, ठीक है, जो इसके साथ कम रिएक्ट करती है, ठीक है, जो ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है ना गर्म के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि रिएक्टिविटी कम है, लेकिन वो भाप के साथ जरूर रिएक्ट कर लेती है। और स्टीम के साथ भाप के साथ रिएक्ट करने के पीछे रीजन ये है, बिकॉज देयर इज हायर लेवल ऑफ द पावर। यहाँ क्या होता है, पावर ज्यादा होती है, ठीक है। ठीक है भैया। बोलो। लास्ट कैटेगरी जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, कॉपर, लेड, सिल्वर और गोल्ड,
ये ऐसी मेटल है जिन पर पानी का कुछ भी असर नहीं होता है, ठीक है, जिन पर पानी का कुछ भी असर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो जो मेटल है वो क्या करती है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन निकालती है। क्या निकालती है, सॉल्ट Salt. और हाइड्रोजन। जैसे देखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन नहीं निकली, क्यों, बिकॉज इट इज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड कर दे। तो इसलिए NH3 वाले केस में, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं निकलती है, क्योंकि ये it oxidize the H2 produced water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide। ये क्या कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज करके खुद को N2O में बदल लेता है। किसमें बदल लेता है, N2O में बदल लेता है, ठीक है। Yeah. You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubble was fastest in case of magnesium. The reaction was also most exothermic in case. The reactivity decrease in, ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, यानी कि इनमें अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम रिएक्टिव है आयरन, उससे ज्यादा है जिंक, Magnesium. उससे ज्यादा है एल्यूमिनियम, और सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव है मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इसमें मैग्नीशियम, ठीक है। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या करती है, रिएक्टिविटी सीरीज टेल अस द सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, टेल अस द सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। वो मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बताती है, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म दे रहा है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया को हम रॉयल वाटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो एक्वारीजिया है, ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक नाइट्रिक एसिड है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिला देते हैं, किस में मिला देते हैं, 3:1 में मिला देते हैं, तो सौभिक एक इतना खतरनाक एसिड बनता है। देखो, दो एसिड को मिला दिया, दो खतरनाक एसिड को मिला दिया, तो एक इतना खतरनाक एसिड बनता है कि उसमें गोल्ड भी डिसॉल्व हो सकता है। यानी कि अगर इसके अंदर अगर हम गोल्ड को डाल देंगे तो गोल्ड भी पिघल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोल्ड भी पिघल जाएगा। तो भाई एक्वारीजिया क्या है, एक्वारीजिया इज द अनदर नेम ऑफ रॉयल वाटर। इट इज मेड अप ऑफ two highly strong acid like as hydrochloric acid and nitric acid. These are dissolved in 3:1 and it is so powerful that it may dissolve hardest substance like the gold and platinum. समझ आई चीजें? एक बार बताएं सौभिक, जो अभी मैंने बताया एक्वारीजिया के बारे में, जो मैंने बताया एक बार बताओ।
हम दो एसिड मिलाएंगे, हाइड्रोलिक नाइट्रोलिक, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसमें गोल्ड भी डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने से और नाइट्रिक एसिड के मिलने से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नाइट्रिक एसिड को अगर हम 3:1 में मिला देते हैं तो एक पावरफुल एसिड बन जाता है जिसे हम रॉयल वाटर या एक्वारीजिया के नाम से जानते हैं। और इट इज सो स्ट्रॉन्ग, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है दैट इट कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये इतना पावरफुल होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी पिघला सकता है। ठीक है। ओके। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट? कहने का मतलब है एक मेटल कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो यहां से समझो ध्यान से। रिएक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। भाई एक पावरफुल मेटल अपने से कम पावरफुल मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, कर सकती है कि नहीं बताओ, बोलो। यस भैया। हाँ भैया। We have seen in the previous section that all metal are not equally reactive. हर metal equally reactive नहीं होती है। We check the reactivity of various metal with oxygen, water and acid, but all metal don't react with these reagents, so we are not able to put them all the metal sample we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reaction studied, ठीक है, हमने एक displacement reaction पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, आ सीरीज इन विच वी अरेंज द मेटल अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जब हम मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करें वो रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, ठीक है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये सीरीज क्या कहती है? ये सीरीज ये कहती है कि पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक आयरन को, आयरन लेड को, लेड कॉपर को, कॉपर मर्क्यूरी को, मर्क्यूरी सिल्वर को, सिल्वर गोल्ड को, लेकिन इससे ऊपर वाले को नहीं कर सकता। यानी कि अगर जो एक गोल्ड है ना, गोल्ड गोल्ड सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता दिव्या, ठीक है, या कैल्शियम जो है वो सोडियम और पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन पोटेशियम अपने से नीचे सारे को डिस्प्लेस कर देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ भैया। बोलो। हाँ भैया। भानु समझ आया तुझे? भानु बेगर फिर बता दो। क्या पढ़ा रहा हूं पहले मैं ये बता। बेगर समझ गया। तो अरे वही तो पूछ रहा हूं, पढ़ा क्या रहा हूं पहले ये बता। सिंबल पढ़ा दो यार। मैं रिएक्टिविटी सीरीज बता रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर अरेंज है। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो भाई ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों भैया? यानी कि पोटेशियम इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है। अरे वो पावरफुल है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो पोटेशियम अपने से नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम अपने से नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर देगा।
कैल्शियम अपने से नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम अपने से नीचे वाले को कर देगा। समझ रहे हो आप बात को? यस भैया। भैया हम्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां कुछ ब्लू क्वेश्चन दिए हुए हैं। वाई सोडियम कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? पहले सौभिक तू बता इसका आंसर। सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? सौभिक मैंने आपसे कुछ पूछा है? हाँ मुझे बता। हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? इसमें वो नहीं होता। बेस की पावर ज्यादा। क्या? दिव्या आप बताना। ये इतना नालायक है ये, ना तो पढ़ता है और ना ही सुनता है ध्यान से। आप बताना। भैया 1 मिनट रुक जाओ, ये तो बता रही हूँ। हाँ दिव्या इसका आंसर बताओ, सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? भैया पता नहीं, भैया एक बार आप दोबारा बता सोडियम, दो। दिव्या एक बात बता रहा हूँ, पढ़ना तुझे भी नहीं है ना? तेरा भी बस हो आ गया, जितना पढ़ना तूने पढ़ लिया, ठीक है? सोडियम इज अ वेरी reactive metal. It adversely react with the air and it will start burning. जैसे ही हम हवा में छोड़ेंगे ना सोडियम, जैसे ही हवा में आएगा, सोडियम हवा में आते ही उसमें आग लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है? सो वी कैप्ट सोडियम इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग। हम इसको जलने से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल रखते हैं। ठीक है? बोलो। यस भैया। ठीक है भैया। अरे अगला कह रहा है इनकी रिएक्शन बताओ। ठीक है? पानी का, पानी के और हाइड्रोजन की, वो पानी के और आयरन की रिएक्शन बताओ। कैल्शियम की और पानी की रिएक्शन बताओ। पोटेशियम की और पानी की रिएक्शन बताओ। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जो अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी उसके आधार पर है। तो भाई यहां आयरन सल्फाइड था। क्या था? आयरन। आयरन सल्फाइड सल्फेट था। ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है और ये सिल्वर नाइट्रेट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है? तो भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल वो होगी जो दूसरों को डिस्प्लेस कर देगी। दूसरों को क्या कर देगी? अब आप यहां पे देखो, इससे पीछे आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, यहां ध्यान से देखो। ठीक है? पहले इस क्वेश्चन में आए चारों मेटल की सीक्वेंस देखो। 4 मेटल कौन कौन से आए हैं? आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर। आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर।
ठीक है, देखो आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर। तो सबसे ज्यादा इनमें रिएक्टिव कौन सा है बताना? आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? भैया जिंक। आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर। जिंक ना। अब अगर हम इसमें देखें, यहां अगर हम देखें, ठीक है, इसमें ये देखो, ऐसा कौन है जिसने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया हो? कोई ऐसा है क्या? कोई ऐसा है जिसने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया हो? अरे बोलो। नहीं। नहीं ना। ठीक है, चलो इस लिस्ट में जिंक के बाद देखो किसका नंबर है। बताओ जिंक के बाद क्या है? आयरन। तो अगर हम यहां बात करें, ठीक है, तो जिंक को तो डिस्प्लेस नहीं करा था, आयरन को करा किसी ने डिस्प्लेस? कोई रेस्पॉन्स है ही नहीं तुम लोगों को। अब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां तक के दूसरे क्वेश्चन तक का ओरल टेस्ट लूंगा जो मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है? कल ओरल सुनूंगा आप लोगों से। लीव करो।